श्वेता सिंह। आइए फटाफट मनी पढ़ते हैं। आज इकोनॉमिक्स की क्लास में मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। मनी चैप्टर पढ़ते हैं। बड़ा हिट गाना है, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, पैसा पैसा करती है। आइए देखें, पैसा पैसा करती है, बड़ा गाना गाने लगे आप लोग तो। Money is anything which is generally accepted at the medium of exchange। यानी मनी क्या है? वो चीज जिससे हम किसी भी गुड एंड सर्विसेज को बाय करते हैं और उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है, क्योंकि किसी भी चीज को खरीदने के लिए जो वैल्यू होती है, उसकी कॉस्ट जो होती है, उसे क्लियर कौन करेगा? मनी। तो मनी से पहले एक सिस्टम था जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोल रहे थे। मनी ने इन्वेंशन बार्टर सिस्टम को रिमूव करके किया है। ये मार्केट के अंदर पूरी तरीके से लीगल टेंडर होते हैं, यानी आप पैसा लेके जाइए और झोला भर के सामान लेके आ जाइए और हर चीज का एक मेजरमेंट है। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ द वैल्यू, store to the value, mean to standard of different payment। हर चीज की पेमेंट बिल्कुल फिक्स होती है। दूसरा क्या बोल रहा है? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का ये वर्ड आप लोगों ने अभी जब नोटबंदी हुई थी तो कई बार सुना था कि 500 और 1000 रुपीज मार्केट में अब लीगल टेंडर नहीं है। मोदी जी की वो एक आवाज पूरा इंडिया में खलबली मचा देती है। लीगल टेंडर का मतलब जैसे गवर्नमेंट अप्लाई करती है मार्केट में और उसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी गुड एंड सर्विसेज बाय करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए यूज करते हैं, उसी गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए उसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। नॉन लीगल टेंडर जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, नॉन लीगल टेंडर, यानी कुछ ऐसी करेंसीज होती हैं जिसे टाइम टू टाइम मार्केट से रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग नॉन लीगल, जब वो मार्केट में चलने का क्रम उसका बंद हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, उसे नॉन लीगल कहते हैं। अब मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब इसमें बहुत सारा दिया है आपकी बुक में, लेकिन आपको पढ़ना केवल M1 है, इसलिए मैं केवल M1 को ब्रीफ कर रही हूँ। Money supply refer to a total volume of money held by public at a particular point of time in an economy। Money supply का मतलब क्या कि ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे पब्लिक यूज करती है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उसको मेजर किया जा सकता है। यानी ये क्या होगा? एक स्टॉक होगा। मनी स्टॉक क्यों होगा? क्योंकि उसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसे मेजर करते होते हैं। पर्टिकुलर टाइम ऑफ का मतलब क्या कि कभी भी 31 मार्च को आपका अकाउंट देखा जाता है या फिर 15 नवंबर को आपका अकाउंट, तो जो फिक्स डेट है उस पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पब्लिक के पास पैसा है, याद रखिएगा, जो बैंक के पास पैसा है उसको नहीं जोड़ना है और जो गवर्नमेंट के पास पैसा है उसको नहीं जोड़ना। तो जोड़ना कौन सा पैसा है? जो पब्लिक के पास है या छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, इनके पास जो पैसा है उसको हम लोग पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछता है। मनी सप्लाई स्टॉक है एकदम से, क्योंकि उसको हम लोग क्यों स्टॉक है, उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे टाइम टू टाइम मेजर करते हैं कि किसी के अकाउंट में कितना पैसा है, एक आम आदमी के पास कितना पैसा है। These two concept of money supply are also known transaction money as can be to directly used by carrying out to transaction happened। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं लीगली, जो अकाउंट टू अकाउंट या एक जगह से दूसरी जगह जो बिलिंग होगी, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी सप्लाई में रखेंगे। किसके जरिए? जो आम पब्लिक यूज कर रही है, पर्टिकुलर पब्लिक यूज करे, उस पैसे को हम लोग मेजर करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे पूछ सकते थे
कि मैम आपने तो आरबीआई को भी बाहर कर दिया, आपने तो गवर्नमेंट को भी बाहर कर दिया, आपने सारी बैंकों को यानी कॉमर्शियल बैंक को भी बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि वो लोग मनी फ्लो करते हैं और पब्लिक मनी यूज करती है। तो जब मनी को बढ़ाने का काम गवर्नमेंट का है, मार्केट में पैसा चाहिए तो या तो सरकार पैसा लाएगी या आरबीआई पैसा लाएगी, बैंक पैसा देगी, इसीलिए बैंकों का पैसा यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता, गवर्नमेंट का पैसा काउंट नहीं किया जाता। M1 क्या बोल रहा है? करेंसी एंड क्वांट विथ पब्लिक डिमांड डिपॉजिट ऑफ टू कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। यानी जितनी भी करेंसी कोई क्वाइंस के रूप में है या रुपीस के रूप में है जो पब्लिक यूज कर रही है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि एट द टाइम हम कितने पैसे की डिमांड करते हैं कभी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको बोल रहा है डिमांड डिपॉजिट। और कॉमर्शियल बैंक्स टू अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी आरबीआई के पास जितना भी पैसा है वो सारी चीजें M1 आपको कंफर्म करता है कि मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कहां से पैसे आते हैं और कहां से इनकी मांग होती है, जो हम टाइम टू टाइम, मान लीजिए मैंने 20,000 रुपीज अपने अकाउंट में रखा। अब आप लोग देखते हो जब एटीएम पे आप जाते हो पैसा निकालते हो तो आपसे वहां पे चॉइस पूछता है कि आपका अकाउंट कौन सा है, आप करंट अकाउंट रखते हैं या सेविंग अकाउंट रखते हैं। तो जो भी आपने किया है वहां पे आपने अपने सेविंग अकाउंट मान लीजिए रखा हुआ है, आम आदमी है सेविंग अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन है उनके पास करंट अकाउंट होता है, तो आप उतना ही पैसा निकालोगे जितना। अब मान लीजिए आपने 20,000 में 10,000 की एफडी कर दी है तो एफडी आप उस टाइम पे एट द पर्टिकुलर टाइम एटीएम से नहीं निकालोगे। एफडी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपने डिपॉजिट कर रखा है। आपके पास जो लिक्विड मनी है, लिक्विड मनी का मतलब जो कैश है, उसको आप उस समय 10,000 रुपीज ही विड्रॉ कर सकोगे अपने अकाउंट से, तो इसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास कुछ होते, कुछ बैंकों के पास डिपॉजिट होते, उन सब को हम लोग यहाँ पे मनी सप्लाई में देखेंगे। और बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए मेरे साथ, और इसके तुरंत बाद ही हम लोग बैंकिंग चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो आपका मनी एंड बैंकिंग एक साथ कवर होगा। मनी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी अगर कोई छोटे मोटे टॉपिक है कहीं नहीं समझ आते तो आप लोग मुझे कंफर्म करिए। देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिए मेरे से। बार्टर सिस्टम, हालांकि आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस बार, लेकिन फिर भी आपको तैयार होना चाहिए। बार्टर सिस्टम का मतलब ये था कि हम लोग एक सर्विसेज के बदले दूसरी सर्विसेज या एक गुड के बदले दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करते थे मार्केट में। जब मनी नहीं था उस समय लोग क्या करते थे कि मान लीजिए किसी के खेत में पंपकिन हुआ है और वो मार्केट में गया, पंपकिन को बेच ली। अब किसी और के पास व्हीट की क्रॉपिंग हुई यानी गेहूं की क्रॉपिंग हुई, एक के पास कद्दू है और दूसरे के पास गेहूं है, तो दोनों आपस में वो गेहूं उसको दे देगा किसान को और दूसरा किसान उसको क्या दे देगा? पंपकिन दे देगा। तो इससे हम लोग क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम बोलते थे। और लीगल टेंडर टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं, यहाँ पे बहुत सी करेंसी के मोड बदले हैं। अच्छा, एक और चीज कि मनी इन्वेंशन है और मनी और करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है? आप में से बहुत सारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आप बार बार मनी बोल रहे हो, करेंसी नहीं बोल, फिर करेंसी क्या है? तो देखिए करेंसी हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। कहीं पे डॉलर है, कहीं पे दिनार है, कहीं पे दिरहम है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे पाउंड है, इंडिया में रुपीस है, चाइना में येन है। तो इस तरीके से डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट करेंसीज होती हैं, जिसे वो मार्केट में लीगल टेंडर वहाँ की गवर्नमेंट करार देती है और वो जो है गुड एंड सर्विसेज को बाहर करने के लिए काम करते हैं। लेकिन मनी हर जगह इक्वल होगा, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है और ये बहुत लंबे टाइम पीरियड से ऐसे के ऐसे ही चल रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बैंक के फॉर्म्स को, तो बैंकिंग देखेंगे और बैंकिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के जुड़ जाएंगे। आई होप एवरीथिंग। चलिए सबके सब बैंकिंग में आ जाइए, मेरे साथ फटाफट कनेक्ट हो जाइए।
मनी हमने क्लियर किया और मनी के बाद अब आपका बैंकिंग, टू टाइप ऑफ बैंक है हमारे पास, एक कॉमर्शियल बैंक है और दूसरा सेंट्रल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन से ही क्वेश्चन आएंगे आप लोग के, तो इसलिए मैं कॉमर्शियल बैंक को बहुत इजीली यहाँ पे प्रिंट करूंगी। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपके डिपॉजिट को लेता है, लोन देता है और बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में पैसे को खर्च करता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म फंक्शन ऑफ अकरिंग टू डिपॉजिट, generating to loan making, investment with to aim of earning the profit। यानी बैंक का मोटो क्या होगा कॉमर्शियल बैंक का? प्रॉफिट को अर्न करना। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या क्या करता है? तो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा कि आप अपना पैसा ले जाइए, बैंक में डिपॉजिट करिए, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। इसके अलावा जो आप डिपॉजिट करते हैं वो पूरा का पूरा पैसा अपने पास नहीं रखेगा, कुछ आरबीआई को देने के बाद वो लोन पे चढ़ा देता है और मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। जो उससे इंटरेस्ट आता है उससे वो अर्निंग, प्रॉफिट अर्न करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन दिए हुए हैं कि एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, जितना भी पैसा आपको बैंक में जमा करना है आप ले जाइए, जमा करिए, आपके पास सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी है आप डिपॉजिट करिए, पहला। दूसरा बोल रहा है कि वो एडवांस लोन देगा। अगर आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, आप लोन मांगे आपको लोन मिलेगा। अब तो बिजनेस लोन भी है, बहुत सारे लोन है। देखिए अग्रिम डिपॉजिट में आपके पास 3 टाइप के अकाउंट है। करंट अकाउंट डिपॉजिट है, करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन यूज करते हैं और इस पे किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट बैंक आपको नहीं देती है, केवल बिजनेसमैन के पास होता है करंट अकाउंट। अब आप पूछो कि इस पे मैम अगर बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देती तो आप ये बैंक के पास लेंगे क्यों? तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, एक दिन में आप जितना मर्जी पैसा डाल सकते हो, एक दिन में जितना मर्जी निकाल सकते हो। अगर इन केस आपके पास फ्यूचर में कभी पैसा नहीं है तो यहाँ पे एक फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट, जो मैं अभी आगे डील करूंगी, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगी, सेंट्रल बैंक आपको आरबीआई के जरिए इसको लागू किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स डिपॉजिट के रेट अपने अकॉर्डिंग रखती है, मार्केट की डिमांड पे, मार्केट की सप्लाई पे बेस्ड ऑन होता है कि वो क्या होगा। एक टाइम पीरियड के लिए आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिसे एफडी बोलते हो आप लोग, और उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, जितना भी इंटरेस्ट उस समय तैयार रहेगा मार्केट की रेट की दर से। सीनियर सिटीजन को कुछ ज्यादा मिलता है, जो लोग कम एज के हैं उनको कम मिलता है, 7%, 8%, 9%, 10%, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये पैसा आपका चेंज होता रहता है। सेविंग डिपॉजिट में भी आपके पास लिमिट होती है, आम आदमी सेविंग डिपॉजिट यूज करता है, इसमें जमा करने की भी लिमिट है और निकालने की भी लिमिट है, लेकिन इस पे कुछ न कुछ पैसे, कुछ इंटरेस्ट आपको बैंक देती है कि आप अपना पैसा लाइए और बैंक आपको कुछ बदले में इंटरेस्ट देगा, 4%, 4.5% अकॉर्डिंग टू बैंक। अब देखिए एडवांसिंग लोन में क्या है, कैश क्रेडिट है, आपका पैसा है आप यूज करें, आपने बैंक के पास पैसा रखा, आपको जब जरूरत पड़ी अचानक मेरी चाहे आप एटीएम गए निकाल दिया, आपने किसी भी टाइम पैसा यूज किया, डिमांड लोन होता है। अगर आपको कुछ भी मार्केट के अंदर डिमांड है, आपको घर बनाना है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अब आप बोलोगे मैडम ये ट्रैक रिकॉर्ड कौन सी चिड़िया का नाम है, ये तो आपने कहीं बताया नहीं है। तो ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं पासबुक पे वो कितने अच्छे हैं, कोई छोटा मोटा लोन कभी लिया या फिर हर महीने की 30 तारीख से लेके 2 तारीख तक या 27 तारीख से लेके 2 तारीख तक आपके बैंक के अंदर आपके सेविंग अकाउंट में भी मान लीजिए कि कितने पैसे का टोटल वहां पे बना रहता है, मनी सप्लाई कितनी है, आपके पास डिपॉजिट कितने हैं, इन सबको देखती है बैंक
और इसके अकॉर्डिंग वो आपको कुछ मार्किंग करते हैं, तब आपको लोन मिलते हैं, कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करते हैं। थर्ड वन, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है बहुत छोटी अवधि के लिए, 1 साल से कम अवधि के लिए यहाँ पे आपको लोन दिया जाता है। 5 महीने 6 महीने के लिए आपको कोई छोटी मोटी चीज खरीदनी, फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं 1 ईयर से कम के लोन को बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन। अब देखिए सेकेंडरी फंक्शन में मैंने अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोली थी आप लोगों को कि ओवरड्राफ्ट ये बिजनेसमैन यूज करते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी है। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन के पास उसकी अकाउंट में 10 लाख रुपीस है और उसी किसी को सेम डे पे मान के चलिए कि उसको 10 लाख 20 हजार देने हैं, किसी को भी 20,000 रुपीज, तो वो कैसे देगा? यहाँ पे वो ओवरड्राफ्ट दे देगा, एक ओडी इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो ओडी का चेक काट के देगा और वो व्यापारी उसको कैश कर लेगा। तो ये जब भी ये वापस बैंक को ये पैसे जमा करेंगे, बैंक ने जो 20,000 की ओडी दी थी मान लीजिए, इसमें उनके उसमें तो 10 लाख ही थे, तो 20,000 की ओडी किसने दी? बैंक ने। तो ये पैसे पे बैंक अपना कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट काट लेगा, बाकी पैसा इनकी, तो इनकी मार्केट में क्या होती है, गुडविल बचा लेता है, वो मार्केट में इनकी वैल्यू बनी रहती है। अब इसके आगे हम लोग बैंक के फंक्शन पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या क्या है और कॉमर्शियल बैंक कैसे काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप कि वहीं से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बिल्कुल कनेक्ट रहिए मेरे साथ। चलिए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक देखेंगे हम लोग कि सेंट्रल बैंक काम कैसे करता है, इसका वर्क क्या है। तो सेंट्रल बैंक आपके लिए काम कैसे करता है, एज इट इज जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, बाप दादा होते हैं, उसी तरह ये भी है। आरबीआई को स्टैब्लिश कब किया गया था इंडिया के अंदर? पहले वो एक बैंक था, लेकिन बैंकों का सुपरविजन यानी सेंट्रल बैंक कब बनाया गया, उसे रिजर्व बैंक को, आरबीआई को अथॉरिटी दी गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आप लोग याद रख लेंगे। 1 अप्रैल 1935 को उसे नेशनलाइज्ड बैंक आरबीआई को बना दिया गया था और वो एक गवर्निंग बॉडी बन चुका था। एज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म टू द फॉलोइंग फंक्शन। कैसे काम करता है? काम देखिएगा क्या काम करेगा। सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी है उसके पास ऑफ बैंक ऑफ इश्यूज, वो पैसा छापने का काम करता है, रुपया छापने का काम करता है, नोट बनाने का काम करता है। अब आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए कि सबसे पहले एक ही संस्था रुपए को क्यों छापती है। जितने भी नोट होते हैं याद रखिएगा, 1 रुपए का नोट और बाकी सिक्के जितने भी कॉइन्स होते हैं उसको छापने का काम केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। और बाकी जितने भी रुपए हैं 10 के, 20 के, 100 के, 200 के, 500 के, वो सारे के सारे नोट कौन छापेगा इंडिया में? आरबीआई। अब आप सोचो कि अगर इसको कोई भी छाप सकता हो तो क्या होगा। नेहा कक्कड़ 100 रुपए के नोट पे डांस कर रही होती और नेहा कक्कड़ मुस्कुराती हो, आधे लड़के तो नेहा कक्कड़ को बस पॉकेट के अंदर रखना चाहते हैं कि अरे भाई नेहा कक्कड़ मेरे पास है। तो इसलिए नोट कौन छापेगा? आरबीआई। गांधी जी का ही चश्मा दिख रहा है, लाल किले का अगर चित्र बना दिया मोदी जी ने, लाल किला ही दिखेगा। और आरबीआई के पास ही पावर है, उनके नोटों के कागज केवल गवर्नमेंट यूज करती है, उसकी एक स्पेशल इंक होती है जो आरबीआई के पास ही होती है। तो ये तमाम चीजें इसलिए इक्वल, इससे करेंसी एक जगह छपेगी और एक जैसी दिखेगी, नहीं तो पता चला डिफरेंट नोट। कहीं पे सलमान खान आ रहे हैं 6 पैक बना के, कहीं पे आप नेहा कक्कड़ को देख रहे हैं, कहीं पे यो हनी सिंह आ गए तो पता चला बच्चे तो पागल ही हो गए, पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, डांस ही करेंगे, सामान खरीदेंगे यो हनी सिंह, पता चला रुपया ही नहीं खर्च हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या कर रहा है, वो रुपया छापने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे बैंक ऑफ आपका रिजर्व है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है
ये बैंक टू द गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है, यानी सरकार कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि पैसा छापो तो छाप देगा। और एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, फिट मनी। फिट मनी क्या होता है? जब कभी भी अटंडम इमरजेंसी होती है किसी कंट्री के अंदर, फिट मनी, अटंडम इमरजेंसी, वॉर आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई डिजीजेस आ गई, उस टाइम पे गवर्नमेंट आरबीआई को बोलता है कि कुछ रुपए छाप दो मार्केट में, बहुत इमरजेंसी है, उसके बदले में कोई भी गोल्ड नहीं रखा जाता है, गिरवी नहीं रखा जाता। अदरवाइज कैजुअली जितने भी रुपए छपते हैं उसके लिए एक फिक्स अमाउंट में जितने की करेंसी छपती है उतना ही गोल्ड रखा जाता है। गोल्ड को लिक्विड करेंसी कहते हैं। लिक्विड करेंसी का मतलब, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम लिक्विड करेंसी क्या है? तो सपोज कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू, मान लीजिए मेरे पास एक ऑडी कार है, ऑडी कार मैं बेचना चाहूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल होगी बेचने में, मार्केट में मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, रेट बार्गेनिंग करना पड़ेगा, निगोशिएशन। लेकिन अगर मेरे हैंड में मानिए ये वॉच है और ये गोल्ड की है, तो गोल्ड इंटरनेशनल वैल्यू है मार्केट के अंदर, ये एक लिक्विड मनी होगा, इसको इमीडिएटली बेचा जा सकता है। आपको जिस टाइम पैसे की जरूरत है आप उसी टाइम इसको सोल्व कर दीजिए, इसे बोलते हैं लिक्विड मनी। एट द रिटर्न, एट द टाइम अगर आपको किसी चीज का रिटर्न मिलता है मार्केट में, उसको लिक्विड मनी। तो दो कॉन्सेप्ट 1 मार्क्स के, एक लिक्विड मनी, एक फेक मनी। अब देखिए बैंकों के लिए, गवर्नमेंट के लिए बैंक काम करेगा, दूसरा काम है, पहला उसने नोट छापा, दूसरा वो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। सरकार कभी भी रुपया बढ़ा सकती है मार्केट में, बोल सकती है कि रुपए का फ्लो बढ़ा दो या फिर फ्लो को कम कर लो। मार्केट में बहुत पैसा हो गया तो गवर्नमेंट क्या बोलती है बैंकों से, सारा पैसा इमीडिएटली कम करो बाजार में। मनी सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है, तो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तीसरा, बैंकर्स बैंक सुपरविजन। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका थर्ड वर्ड क्या कह रहा है कि बैंकों के लिए सुपरविजन का काम करता है। जितने भी बैंकों को पैसा आरबीआई देता है उस पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होता है। बैंक देखता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे डिफॉल्टर्स को पैसा बांट दिया जाए, पता चले बैंक के पास पैसा ही नहीं लौट रहा है और बैंक ही दिवालिया हो गया, या बैंक कुछ इलीगल वर्क तो नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से बैंक को क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं, इनके सारे वर्क को सुपरवाइज करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। और चौथा पॉइंट ही काफी डिटेल में है, इसको मैं अभी आपके साथ पूरे ग्राफ के साथ डील करूंगी। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बाजार में कैसे रुपए को फ्लो किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, आरबीआई क्या कंडीशन लगाती है, और क्या रेपो रेट क्या है, मार्जिन मनी क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए, फटाफट जुड़े रहिए। देखिए बच्चा लोग, ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। और आप केवल इस साल के लिए नहीं, आप जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां तक इससे क्वेश्चन आएगा। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ये तमाम चीजें। देखिए कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई कैसे करता है एंड क्रेडिटिंग क्या होता है। सबसे पहले रेपो रेट का मतलब क्या है? रेपो रेट जो कौन तय करता है? आरबीआई तय करता है। किस फॉर्म में तय करेगा? रेपो रेट वो दर है जिसपे आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, यानी जो इंटरेस्ट रेट होगा कॉमर्शियल बैंक को जिस बैंक पे लोन अमाउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। एक बार फिर से समझिए कि रेपो रेट निर्धारित कौन करेगा? जितनी भी बैंकें हैं उनको पैसा कौन देता है? आरबीआई देता है इंडिया के अंदर। तो आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक को, उस लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। ये लगातार बदलते रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आरबीआई कैसे मार्केट को रीड आउट करता है और कैसे वो इस रेपो रेट को डिक्लेयर करेगा। इसके बाद आपका है रिवर्स रेपो रेट। देखिए कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, इस वाले पॉइंट को
ध्यान देंगे पहले। रिवर्स रेपो रेट वो कंडीशन है जब आरबीआई, पहले हमने देखा रेपो रेट, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देना है। इन केस अगर कभी आरबीआई के पास पैसा नहीं है, आरबीआई के पास अगर पैसा नहीं है और उस केस में आरबीआई को अगर ये पैसा देता है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक पैसा देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा इसको बोलेंगे आप लोग रिवर्स रेपो रेट। याद रखिएगा, इसको क्या बोल रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट बोल रहे हैं। यानी जिस रेट पे किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर कौन कर रहा है, अगर आरबीआई के पास पैसा नहीं तो वो पैसा किससे मांग रहा है, कॉमर्शियल बैंक से मांग रहा है। और जब कॉमर्शियल बैंक किसी भी कंडीशन में आरबीआई को पैसा देगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स रेपो रेट, जो वो इंटरेस्ट लेगा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, क्योंकि जब उसने पैसा मांगा आरबीआई से तो आरबीआई ने भी उस पर कंडीशन लगाई ना कि आप हमें इतना इंटरेस्ट दोगे तभी हम आपको पैसा देंगे कि आप अपने लोगों को, पब्लिक को पैसा मांगिए। तो सेम थिंग दैट कि जब आरबीआई पैसा लेगा तो ये पैसा डिक्लेयर कौन करेगा, कॉमर्शियल बैंक उस इंटरेस्ट को तय करता है। इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हुआ होगा। 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, लगातार पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए बैंक रेट क्या है, अगला टॉपिक जो मैंने यहाँ पे आपके लिए छोड़ा, पहले मैंने रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को डिक्लेयर किया, आप देखेंगे बैंक रेट क्या होता है। अब थर्ड पॉइंट देखिए आप लोग मेरे साथ कि थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, आप लोग पूछ रहे हैं कि ये जो बैंक रेट होता है ये भी कौन डिक्लेयर करेगा, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक आपको ये बताएगा कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने जा रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक, उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करेगा उसको बोलेंगे हम लोग बैंक रेट। मान लीजिए 12% है या 13% है तो बैंक रेट उसको डिक्लेयर कर देगा मार्केट के अंदर कि आप इसके नीचे अब पैसा नहीं दीजिएगा बाजार को, इसको बोलेंगे बैंक रेट। तो 3 पॉइंट है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो। अब देखिए ओपन मार्केट ऑप्शंस क्या है। ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट का मीन्स होता है कि गवर्नमेंट हर एक जगह की हर एक कंट्री की करेंसी अपने पास रखती है और लिक्विड मनी अपने पास रखती है, तो जरूरत पड़ने पे वो कंट्री के लिए किसी भी संपत्ति को बेच सकती है या फिर खरीद सकती है। फिर से ध्यान दीजिए कि ओपन मार्केट ऑप्शंस क्या है कि गवर्नमेंट को अगर रिक्वायर्ड है कंट्री के लिए तो उसके पास बहुत सारा गोल्ड होता है, वो कभी भी गोल्ड है, एफडी है, बॉन्ड्स है, उन्हें मार्केट में जो भी कस्टोडियन रिजर्व होते हैं, बहुत सारी करेंसीज होती हैं, उन्हें बेच सकता है ओपन मार्केट के अंदर या फिर इसे खरीद भी सकता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज की डेट में सारे बैंक्स बोलते हैं गोल्ड लाइए और गोल्ड पे इंटरेस्ट ले जाइए, आप अपने घर में मत रखिए सोना चांदी, आप बैंकों को दीजिए। तो वो बैंक क्यों रखता है कि जब भी जरूरत पड़ती है कभी भी कंट्री को, कंट्री गोल्ड को बेच भी सकती है और खरीद भी सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। ये क्या है, LLR, CRR और SLR पूरी इकोनॉमी का बेस्ड ऑन है। हर बार क्वेश्चन आता है, बच्चा लोग परेशान है, पता नहीं कहां से आ जाता है। तो चलिए एक के बाद एक देखते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो LRR, लीगल रिजर्व रेशियो क्या होते हैं, ये LRR आपकी जो है, सॉरी स्टेप द टंग। LRR का मतलब क्या है, आरबीआई के जरिए रिजर्व बैंक एक ऐसी कंडीशन रखता है सभी बैंकों के सामने कि आप लोग कम से कम जितना भी आपके पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ फंड आपको आरबीआई के पास सेव करना होगा। सपोज यहाँ एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए किसी बैंक के पास 1000 रुपीज का डिपॉजिट आ रहा है, 1000 का डिपॉजिट है, तो
तो ये पूरा का पूरा पैसा लोन नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट मान लीजिए LRR आपका कहीं भी 5% है, 5%, तो 1000 रुपीज के जो 1000 रुपीज डिपॉजिट आए हैं उसका 5% आपको LRR के फॉर्म में देना होगा। कि इन बिटवीन कभी ऐसी क्राइसिस आती है कि मार्केट में बैंक दिवालिया हो जाए या फिर किसी को लोन किया गया वो पैसा लेकर भाग गया। अभी नीरव मोदी का केस देखिए, माल्या साहब, विजय माल्या, आपने देखा कि कैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, और अभी तो करंट गवर्नमेंट ने आपके गौतम अडानी का कितना बड़ा लोन माफ किया, तो वो सारा पैसा इन केस अगर गौतम अडानी भी भगवान न करे कि कभी करप्ट हो गए तो क्या होगा। उस कंडीशन में लोगों का जो आम जनता ने पैसा जमा किया होता है बड़ी मेहनत का, मेरे जैसे ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग जो बस मुश्किल से 10-5 हजार रुपए कमाते हैं, वो ले जाते हैं अपने घर का वो पैसा बैंक के पास रख देते हैं। अब अगर ये बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेके भाग जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो आम आदमी का पैसा बैंक में मर ना जाए, इसके लिए आरबीआई ने व्यवस्था क्या की है कि हम कुछ परसेंटेज LRR की फॉर्म में रखेंगे और CRR, आप देखिए CRR भी सेम चीज को डिफाइन कर रहा है कि लीगल रिजर्व रेशियो आपको मनी मल्टीप्लायर में काम करेगा, और CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ये जो पैसा है मानिए कि 20% यहाँ पे जो ये इन्होंने किया, आप ये मानिए कि 200 रुपीज कहीं पे आए तो ये 100 रुपीज क्या होंगे, CRR की फॉर्म में चले जाएंगे, और SLR, CRR कौन रख लेगा, ये CRR सीधे चला गया RBI के पास, इसको रख कौन रहा है, तो RBI के पास ये पैसा होगा। रिजर्व बैंक एक ऐसी कंडीशन के लिए इसको क्लियर में अपने पास रख लेता है। और SLR क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अटंडम मनी एजेंसी जरूरत है, इमरजेंसी में उसको ATM जाना पड़ रहा है या वो अपने पैसे की डिमांड कर रहा है कि उसको किसी भी टाइम, तो वो जो ATM से पैसा निकालेगा या बैंक के जरिए जो भी पैसा विड्रॉ करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, SLR। तो ये यहाँ पे ये तीनों चीजें डायरेक्टली किससे निर्धारित हो रही है, बैंक से। बैंक ये कंपलसरी कर रहा है कि आप जितना भी पैसा मार्केट का आया उसका कुछ फंड आपको CRR में रखना होगा, कुछ फंड ही आप SLR में रखेंगे, और जो बचता है आप उसको लोन करेंगे, और वो लोन क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई होगा। कैसे मनी मल्टीप्लाई होगा इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। मार्जिन रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब वो रेस्ट अमाउंट जो किसी भी लोन को जब हम लोग लेने जाते हैं, मान लीजिए हमने कार लोन के लिए अप्लाई किया, 10 लाख की कोई कार है और वो बोलते हैं कि हम आपको 8 लाख रुपए यानी 80% फाइनेंस करेंगे, 20% आपको देना होगा, यानी 2 लाख रुपए जो आप डिपॉजिट करने जा रहे हो इस कार की बाइंग पे, वो 2 लाख रुपीस क्या होंगे, रेस्ट अमाउंट ऑफ द 2 लाख रुपीस उस कार के ऊपर, वो उसका मार्जिन मनी होगा किसी भी कार की बाइंग में। यानी कार हो गया, हाउस लोन हो गए, कुछ भी, अगर आपने होम लोन लिया या पर्सनल लोन लिया, कोई सा भी लोन, जो भी आप जितना बैंक आपको लोन दे रहा है वो लोन अमाउंट होगा, और जो आप रेस्ट अमाउंट जमा करते हैं उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको CRR और SLR को समझाया, LLR, अब LRR आपका बहुत ज्यादा ब्रीफ हो जाएगा। और ये मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि बैंक पैसा कहाँ से कमाएगा, और बैंक जो पैसा कमाता है, जो प्रॉफिट अर्न करता है, उसको स्प्रेड बोलते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बैंक जो प्रॉफिट अर्न करता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो आप लोग के एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। और अब हम लोग मनी मल्टीप्लायर को देखेंगे कि कितना इजीली आपके आगे ये चीजें आएंगी, तो इसे प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए मनी क्रिएशन कि बैंक पैसा कैसे कमाएगा।
तो इससे पहले आपको लीगल रिजर्व रेशियो समझना है कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या है। एक कंपलसरी कंडीशन है जो कौन लगा रहा है, आरबीआई लगा रहा है सभी बैंकों के ऊपर कि सभी बैंकें एक 20% LRR कम से कम लीगल रिजर्व रेशियो 20% हर एक बैंक को डिपॉजिट करना ही करना है। वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। और आरबीआई उस LRR को कैसे तोड़ता है, तो मैंने पहले आपको समझा रखा है कि एक हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, CRR की फॉर्म में चला जाता है और दूसरा हिस्सा किस फॉर्म में जाता है, SLR की फॉर्म में जाता है। तो ये किसके पास पहुंचा, ये कंपलसरी है और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, LRR बोल रहे हैं। यानी अगर 200 है तो यहाँ पे 100 रुपीज CRR की फॉर्म में है और यहाँ पे 100 रुपीज SLR की फॉर्म में है। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मनी क्रिएशन पढ़ रहे हैं, तो मनी क्रिएशन के कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। एजम्पशंस क्या है कि जितने भी बैंक हैं सबके सब एक है, जितने भी बैंक है वो सब क्या है, एक है और सारे ट्रांजैक्शन किससे होंगे, तो बैंक से होंगे। तो मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन, इसको मनी क्रिएशन भी कहते हैं और क्रेडिट क्रिएशन। इजी सी लैंग्वेज में समझोगे आप सारे स्टूडेंट कि पैसा बैंक कैसे कमाता है। जब हम बैंक के पास रखते हैं अपना पैसा, डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो फिर बैंक कैसे पैसा कमाएगा, आइए करके देखते हैं। यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक फेज फर्स्ट वन पे एक कोई मिस्टर एक्स पहुंचे और उन्होंने 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया बैंक के पास। बैंक ने इसका 20% यानी 200 रुपीज क्या किया, LRR जमा कर लिया। 20% का मतलब 200 रुपीज। अब बचे इनके पास कितने, 800 रुपीज। इस 800 को इन्होंने क्या किया, लोन पर चढ़ाया। वापस से 800 इन्होंने लोन पर चढ़ाया और जब वापस इसमें 800 आया बैंक के पास तो उसमें से फिर से 20% क्या चला जाएगा, LRR 20% 160 रुपीज यहाँ चले गए और फिर जो इनके पास 640 रुपीज बचे इसको बैंक फिर से क्या करेगा, वापस से लोन पे दे देगा नेक्स्ट आदमी को। और जब उसने नेक्स्ट को दिया तो फिर उस नेक्स्ट ने भी क्या किया, जैसे बैंक के पास डिपॉजिट आया उसने 128 रुपीज फिर से क्या रख लिया अपने पास, LRR रख लिया। और जो बचा है उसको वो राउंड नेक्स्ट राउंड में 512 रुपीज उसने यहाँ पर वापस से डिपॉजिट आ गया और इस 512 को जब वापस से आया तो इसमें से वापस LRR कितना 102.4 इसको वापस उसने LRR की फॉर्म में रखा और जो अमाउंट बचा है यानी 409 ये वापस कहां से, तो फिर से लोन हो जाएगा। तो इस तरीके से बैंक लगातार लोन करेगी और इसको टोटल अमाउंट कितना चेंज कर रही है, तो 1000 डिपॉजिट आया था 5 टाइम हो गया यानी 5000 रुपीज क्या बना लिया उसने, मेन डिपॉजिट बनाया। लोन अमाउंट जो उसने 800 से स्टार्ट किया था 800 मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे तो 4000 रुपीज उन्होंने यहाँ पे अपना लोन अमाउंट बनाया। और जो इनके पास LRR था 200 से स्टार्ट किया था 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो यहाँ पे उन्होंने इसको 1000 में चेंज किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। मनी मल्टीप्लायर यानी LRR का फॉर्मूला क्या है, 1/LRR। अब देखिए जब आपके पास इस तरीके से आया तो आप इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने किया था तो मान लीजिए कि अगर आपके पास सबको सॉल्व करना है तो आप फॉर्मूला लिखिए LRR मल्टीप्लाइज बाई 100। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, LRR 20% लिया है यानी 200। तो इसका 20% को आप जब भी सॉल्व करोगे आपके पास सेम क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस पूरे को हम लोगों ने क्या बोला है, मनी मल्टीप्लायर।
फॉर्मूला है। और जो बैंक प्रॉफिट कमाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। बैंक के मुनाफे को स्प्रेड कहते हैं और इस पूरे पैटर्न को मनी क्रिएशन बोलते हैं। तो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर की हैं। अगर आपको कहीं डाउट होता है, अब इसको एक और चीज समझिए कि LRR अगर यहाँ पे मान लीजिए 10% होता, इफ दैट यहाँ पे LRR 10% कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाइज बाय 10% कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100, तो आपको क्या होगा कि बैंक 10 टाइम तक पैसा बना सकता है। लेकिन अगर इसको हम लोग LLR को बढ़ा दे तो फॉर्मूला सेम रहेगा आप लोग का, और यहाँ पे जितनी बार वो बढ़ाता जाएगा उतना ही LLR जितना बढ़ाएगा लोन अमाउंट उतना आपका मनी क्रिएशन कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 50% हो गया, इधर 10% हो गया, 10% में बढ़ेगा, 20 में आपने पूरा सॉल्व करके देखा है, लेकिन 50 होगा LLR, तो LRR जितना ज्यादा होगा बैंक उतना ही कम पैसा बना पाएगा, मनी क्रिएशन उतना ही कम होगा। LRR जितना कम होगा मनी क्रिएशन बैंकों का उतना ज्यादा होगा। ये पूरा ऑल ओवर व्यू। इसके अलावा बैंक अगर कोई भी डिपॉजिट दे रहा है तो उस पे कुछ इंटरेस्ट इसीलिए देता है कि मैक्सिमम डिपॉजिट बैंक के पास आए, वो कहीं और ना जाए, और बैंक डिपॉजिट पे ही पैसा अर्न करता है। तो इससे एक क्वेश्चन आप लोग का हर साल आ रहा है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। कहीं पे डाउट होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए और फटाफट सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।